दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की तैयारी फ्री में नोट्स के माध्यम से कराई जा रही है। जहाँ आज ये डर जो बच्चों के अंदर बना रहा था कि नोट्स कैसे बनाए, वो डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कि ऐसे ही नोट्स जैसे बने हुए ऐसे नोट्स तुम्हें बनाने। कोचिंग वाले क्या करते हैं, बोर्ड पर लिखवाते हैं, पूरा सेंटेंस में लिखवाते हैं, फुल सेंटेंस तुम्हें मिलेगा। और नोट्स जैसे बने हुए ऐसे नोट्स बनाने हैं। प्रीलिम्स मेंस सब के जो है क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। पूरा जो है कंप्लीट चैप्टर जो है वो यहाँ कराया जा रहा है। पूरा कोर्स यूपीएससी का आईएएस से कराया जाएगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इससे पहले जो हम हमारी लगभग 10 क्लासेस हो चुकी है और हमारा जो चैप्टर यूनिट चल रही है वो पृथ्वी भूआकृति विज्ञान चल रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। उसमें इससे पहले हमारा जो चैप्टर था पर्वत था। और आज का जो हमारा चैप्टर है सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक चैप्टर होगा अक्षांश से, फिर अक्षांश और देशांतर रेखा है। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान यूनिट से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमारा जो सेकंड लास्ट जो चैप्टर है वह पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। जो पृथ्वी की है उसका इतिहास क्या है, जो कि किताबों में नहीं मिलता, जल्दी नहीं मिलता किताबों में। और ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहाँ कितनी किताब गालनी पड़ती है और तब जाके जो है ये चैप्टर मिलता है। और अपने दौरे से जब इकट्ठ कलेक्ट करना होता है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो इसी क्लास में बिल्कुल समझा दिया जाएगा आसानी के तरीके से। और इस चैप्टर में प्रीलिम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मेंस में शायद पूछा जा सके आने वाले समय में। तो उसके लिए भी बिल्कुल तुम्हें रेडी किया जाएगा। तो शुरू करते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का इतिहास, कल्प युग और शक में विभाजन करेंगे और उसकी विशेषताएं बताएंगे। और अर्कियन काल क्या है, इसकी विशेषताएं, प्रीकेम्ब्रियन काल क्या है, इसकी विशेषताएं, कार्बोनिफेरस काल क्या है, इसकी विशेषताएं, और अन्य जो पृथ्वी का जो इतिहास रहा, जो काल रहा है, उनकी विशेषताएं जो है इस क्लास में हम करेंगे। तो बने रहिए हमारी क्लास में आखिर तक। तो शुरू करते हैं। सूर्य का निर्माण लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुआ। जो हमारा सूरज दिखाई देता है ये आज से 15 अरब साल पहले जो है वो बना था, तैयार हुआ था। और यो कहा जाता है कि आज जो सूरज जो है ये अपनी आधी आयु जो है जी चुका है और इसकी आधी आयु बची है। और फिर उसके बाद इसका क्या होगा, ये जो हम ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल आसानी से तुम्हें बताऊंगा। इसी जो है प्ले लिस्ट में ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी, इसमें ग्रह कैसे बने, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और कौन से ग्रह क्या क्या विशेषताएं आज और अब तक जो है कौन कौन से जो है वो मिशन हमने इन ग्रहों में भेज चुके हैं, मंगल पर, बुध पर और अन्य शुक्र पर। तो ये उसमें तुम्हें बताऊंगा। इसी प्ले लिस्ट में जो है वो ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी जो होगा तो उसमें सूर्य के बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो सूर्य का निर्माण आज से 15 वर्ष पहले हुआ है। पृथ्वी सौर मंडल का भाग है। पृथ्वी की आयु निर्माण 4.6 अरब वर्ष है। यानी पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का एक भाग है। यानी सूर्य के जो आसपास के जो ग्रह हैं, सूर्य जो उसके आसपास जो 7-8 ग्रह हैं, उन सब से मिलकर सौर परिवार बनता है। तो उसी परिवार की पृथ्वी जो है वो एक हिस्सा है। और पृथ्वी की जो आयु मानी जाती है वो 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। सूर्य की आयु 15 अरब और पृथ्वी का आयु 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। कहीं पर 4.4 भी होता है, 6 होता है, 8 भी होता है, लेकिन अक्सर 4.6 ही है। पृथ्वी की आयु की जानकारी चट्टानों से प्राप्त की जाती है। जो पृथ्वी चट्टानें हैं इसके लिए कोई हमारे पास रिसोर्स नहीं है। जैसे कि हम इतिहास का पता लगाते हैं तो पृथ्वी के बारे में क्या रिसर्च हो सकते हैं, ना कोई किताबें हो सकती है जो किसी ने भगवान ने उतार दी ऊपर से, ना फिर किसी ने लिखा हो, किसी ने देखा और लिख दिया और डाल दिया कि लोगों लो जान लो। लेकिन पृथ्वी की जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो चट्टानों के माध्यम से करते हैं। और चट्टानों को पृथ्वी के इतिहास पन्ने भी कहा जाता है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक कास दे दा वफन, जिन्हें भविष्य बताने वाला कहा जाता था, ने सर्वप्रथम पृथ्वी आयु बताने का प्रयास किया। जो सबसे पहले विचार आया कि पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी कितने साल पुरानी है, तो ये सबसे पहले विचार आया एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे कास्ते द बफन, जो कि भूगोलवेता यानी जो भविष्य बताने वाले कोई होता है ना पंडित वगैरह, वो कहते हैं कि हम तुम्हें बता दें तुम्हारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये एक ऐसे ही पंडित मान लो वेस्टर्न पंडित। तो इन्होंने सबसे पहले बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी कितने साल पुरानी है। जेम्स हटन, एक और विज्ञानी हुए जेम्स हटन ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी की आयु चट्टानों के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। इनका यह कथन सिद्ध हुआ और चट्टानों की पृथ्वी की आयु का पता लगाया गया। इनके बाद इन्होंने बिल्कुल आइडिया लगा दिया, अंदाजा बताया कि पृथ्वी जो इतनी साल पुरानी है। इसके बाद एक वैज्ञानिक है जेम्स हटन, इन्होंने जो बस बताया कि पृथ्वी की कितनी साल पुरानी है इसका पता चट्टानों से लगाया जा सकता है।
और इनका ये कथन सिद्ध हुआ और चट्टानों से ही जो है वो पृथ्वी के इतिहास की जानकारी मिली। तो ये अगर ये क्वेश्चन और कोई हमसे पूछ ले कि पृथ्वी के इतिहास की जानकारी चट्टानों से मिलती है, ये सबसे पहले किसने बताया, तो वो थे जेम्स हटन। चट्टानों को पृथ्वी के इतिहास के पन्ने कहा जाता है, यानी जिस तरीके से ये कोई बुक होती है उससे हमें इतिहास पता लगता है, जैसे कि ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में पता चलता है, तो ऐसे ही पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, जैसे कि अवसादी चट्टानें, अर्कियन चट्टानें, अग्नि चट्टानें, कैंत्री चट्टानें, इनसे पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए चट्टानों को पृथ्वी के इतिहास के पन्ने कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अगर फ्यूचर में पूछे यूपीएससी या पीएससी, तो पृथ्वी के इतिहास के पन्ने किसे कहा जाता है, और तीन चार चीज़ें दे दे, जिसमें एक को मृदा दे दे, चट्टान दे दे, और ग्रह दे दे, और क्या बोलते हैं वायु वगैरह कुछ भी दे सकता है। तो इन चारों में पूछ ले पृथ्वी के इतिहास के पन्ने किसे कहा जाता है, तो चट्टान इसका आंसर होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के ऊपरी सतह भूपरपट्ट यानी क्रस्ट का निर्माण आज से 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ। पूरी पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, और पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर हम रह रहे हैं उसका जो बनी है वो 60 करोड़ साल पहले बनी है आज से। पृथ्वी का आंतरिक भाग लावा के रूप में, यानी पृथ्वी अभी भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। पृथ्वी जब बनी थी एक आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडी होती गई, ऊपर का भाग ठंडा हो गया और जो अंदर का भाग वो अभी भी गर्म है। ये पृथ्वी मान लो पूरी तरह जो है वो ठंडी नहीं हुई है अभी तक। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। पृथ्वी की आयु की जानकारी चट्टानों से प्राप्त की जाती है। वर्तमान में चट्टानों का निर्धारण कार्बन 14 के द्वारा होता है, यानी पृथ्वी की चट्टानें उनकी जानकारी किससे प्राप्त करते हैं, हमारे पास एक जो है वो रिसोर्स है, वो है टूल्स है, वो कार्बन 14। इस कार्बन 14 के भी आगे बताऊंगा तुम्हें। शुरू में यानी कार्बन 14 से पहले शुरू में चट्टानों का समय निर्धारण तलछट या परत जमाव के माध्यम से होता था, क्योंकि सतह कि अवसादी चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती थी, लेकिन अग्नि चट्टानों में परतें नहीं होती थी, जिससे आयु का निर्धारण करने में कठिनाई होती थी। अग्नि चट्टानों के बराबर में बनी अवसादी चट्टानों से आयु निर्धारण किया जाता था, लेकिन वास्तव में चट्टानें कितनी पुरानी है ये स्पष्ट नहीं होता था। लेकिन कार्बन 14 जो वर्तमान जो टूल्स है, उससे पहले जो वैज्ञानिक थे वो पृथ्वी की जानकारी की चट्टानों के आधार पर लगाते थे। अवसादी चट्टानों की पहली परत हटाई, उसे एज नाम दे कि ये इतने हज़ार साल पुरानी है। फिर दूसरी परत हटाई कि अवसादी चट्टान जो परतों में पाई जाती है, उससे तो नाम दे कि ये कहीं इतने हज़ार साल पुरानी है। फिर तीसरी परत पर गए, फिर इसका नाम दे दिया, लेकिन ये इतने हज़ार साल पुरानी है। तो ऐसे एक आइडिया लगा लेते थे। लेकिन जहाँ पर अग्नि चट्टान आई थी, अग्नि चट्टान कठोर होती है, उनमें जो है परतें नहीं होती। चट्टानों का एक चैप्टर जो है हमने हमारा हो चुका है, इसी प्ले लिस्ट में जाकर तुम देख सकते हो। प्ले लिस्ट में चट्टानें, अग्नि चट्टानें क्या, अवसादी चट्टानें क्या, कांति चट्टानें क्या, चट्टानें कैसे बनती है, इनकी क्या क्या विशेषता है, ये सब हमारा हो चुका है। तो जहाँ पर अग्नि चट्टानें आ जाती थी वहाँ पर जो विज्ञान अब जो है वो शौक में पड़ जाती थी, यार अब कैसे पता करें, इन्हें कैसे हटाएं, इसमें तो पड़ते ही नहीं, तो पूरी एक चट्टान ऊपर से लेकर नीचे तक। तो फिर क्या करते थे कि जिसके साइड में जो अवसादी चट्टानें बनी है उससे उसकी परतों को गिनना शुरू कर देते थे, उन्हें काउंट करना शुरू कर देते थे कि 3 परतें, उन्हें इतने हज़ार साल नाम दे दिया, ये इतने हज़ार साल पुरानी है, ये इतने हज़ार साल पुरानी है, ये इतने हज़ार साल पुरानी है। और फिर पूरी नीचे तक जहाँ तक पहुँचते थे वहाँ तक जो नाम दे देते कि इतने हज़ार साल पुरानी जो है ये पृथ्वी का इतिहास है। लेकिन इससे बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं आती थी कितने हज़ार साल पुरानी जो है पृथ्वी का इतिहास की चट्टानें बनी है। तो अब फिर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, कार्बन 14। इसलिए आधुनिक काल में रेडियो एक्टिव पदार्थ या सक्रिय पदार्थ, जिसे कार्बन 14 कहते हैं, के माध्यम से सही आयु का निर्धारित की जाती है। ये जो कार्बन 14 है इसमें क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जैसे कि यूरेनियम है, थोड़ी वो चेंज हो जाता है कई हज़ार साल बाद, और ये सक्रिय पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो इस कार्बन 14 के माध्यम से जो आयु का निर्धारण किया जाता था इन पदार्थों के माध्यम से, जो वर्तमान में किया जा रहा है। चट्टानों में रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि पाए जाते हैं। चट्टानों का निर्माण विभिन्न परतों और कालों में चलता रहता है। जो चट्टानें जो हैं वे बनती रहती हैं। कार्बन चक्र, जो मैं चट्टान वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ बताता हूँ तुम्हें। कार्बन चक्र में क्या है, पहले चट्टानें जमीन के नीचे से ज्वालामुखी से लावा निकला, लावा ठंडा हुआ तो इससे चट्टानें बनी, चट्टानों का अपक्षयन हुआ, टूटी फूटी अवसादी चट्टानें बनी, अवसादी चट्टानों पर दबाव पड़ा, कायंत्री चट्टानें बनी, कायंत्री चट्टानों में जो है वे टूटी फूटी
वो कहीं चट्टान बनी, एक पृथ्वी एक भाग बन गया, तो फिर प्लेटें आपस में टकराई, वो नीचे गया और नीचे अधिक टेम्परेचर होने के कारण वो गल जाती है, फिर लवा में कन्वर्ट हो जाती है और फिर बाहर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाती है। ऐसे एक चक्र बनता रहता है। तो कार्बन चक्र मैंने तुम्हें कहा था। तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जो है चट्टानों का चक्कर चलता रहता है, यानी बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाभिक अस्थिर अवस्था में रहते हैं, लेकिन जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यूरेनियम है, थोरियम है, इनमें चेंजिंग नहीं आता। इसके नाभिक के इलेक्ट्रॉन इनमें जो है वो कोई चेंजिंग नहीं आता, जिनसे आयनिक विकिरण होता रहता है। ये इनका आयन जो है, इनके जो आयन है उसमें से कुछ जो है क्या बोलते हैं उससे तरंगें निकलती रहती हैं। इन पदार्थों से प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस का देखा जाए, इन पदार्थों से प्लस माइनस आयन उत्सर्जित होते रहते हैं। नाभिक स्थिर दिशा की ओर अग्रसर होते रहते हैं और वह समस्थानिकों में बदल जाते हैं। जो ये तत्व हैं यूरेनियम थोरियम है, इसमें प्लस और माइनस के जो आयन है वो निकलते रहते हैं, और जो नाभिक है इनके अंदर को वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, वो बिल्कुल स्थिर दिशा में रहता है और जो समस्थानिकों में बदल जाते हैं। यानी यूरेनियम थोरियम जो है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यूरेनियम में है, यूरेनियम जैसे यूरेनियम में बिलियन कोई करोड़ों साल बाद, ये यूरेनियम बिलियन वर्षों के बाद रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, ये किरणें निकलती रहती हैं जो इसे छरित कर तोड़ती फोड़ती हैं और शीशे में बदल देती है। जो यूरेनियम है इसमें रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं जो इसका क्षरण तोड़ती फोड़ती हैं और यूरेनियम को जो है शीशे में बदल देती है। यूरेनियम ही है, शीशा एक तरह का यूरेनियम ही है, लेकिन बिलियन वर्षों बाद जो है इसे यूरेनियम को शीशे में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वैज्ञानिकों को पता लगा कि जो यूरेनियम से शीशा कितने हज़ार सालों में बनता है। तो जहाँ पर शीशा पाया जाएगा तो वहाँ पर वैज्ञानिक एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पर इतने साल पुरानी जो है चट्टानें हैं। ऐसे ही कार्बन क्षरित होकर नाइट्रोजन बदलता है, जैसे यूरेनियम शीशे में बदलता है, ऐसे कार्बन जो है नाइट्रोजन में बदलता है। और सामान्यतः सभी चट्टानों में पोटेशियम तो पाया ही जाता है, यानी पोटेशियम जो है वो हर चट्टान में पाया जाता है, जिसका वैज्ञानिकों ने एक आधार बनाया कितने साल पुराना है। तो सभी चट्टानों का अपरदन होता रहता है, यानी टूटती फूटती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। इनसे ही कार्बन 14 द्वारा चट्टानों की आयु का पता लगाई जाती है। इनसे ही कार्बन 14 द्वारा चट्टानों की आयु पता लगाई जाती है, फिर पृथ्वी की आयु पता लग जाती है। यानी जो वैज्ञानिक है वो कार्बन 14 जो सक्रिय पदार्थ है ये एक रूप से दूसरे रूप बदलते रहते हैं और कई कई करोड़ों सालों में बदलते रहते हैं, कि वैज्ञानिकों तो अंदाजा लगा कितने सालों में बदलेंगे। तो इससे ही विज्ञानी जो खोदते पृथ्वी के अंदर से खोदते रहते हैं और जहाँ जो तत्व पाया जाता है उसे देखते हैं कि ये किस रूप में, अगर शीशे के रूप में तो विज्ञानी मान लेंगे कि कई करोड़ साल पहले, जो 100 करोड़ साल पहले, 200 करोड़ साल पहले या 300 या 1000 करोड़ साल पहले ये क्या बोलते हैं जो शीशा था ये यूरेनियम होगा और जो नाइट्रोजन था वो कार्बन होगा। तो ऐसे ही जो एक आइडिया लगा लेते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कितने साल जो है इस पृथ्वी के तत्व को बनने हो गए, तो इतना साल की जो पृथ्वी इतने साल पुरानी है। और जो वर्तमान में आयु जो एज निकल गई है वो 4.6 अरब वर्ष पहले जो है वो तय की गई है। इसलिए चट्टानों को पृथ्वी के इतिहास के पन्ने कहा जाता है, कि चट्टानों में जो है वो तत्व पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, शीशा पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। और जो इनसे जो है एज का पता लगा कितने साल पुराने ये तत्व हैं, और जितने साल तत्व पुराने तत्व हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से खनिज बनते हैं, और दो या दो से अधिक खनिजों से मिलकर वो चट्टानें बनती है। तो इससे एक आइडिया लगा लेते हैं कितने साल हो गए। तो इसलिए चट्टानों से ही पता चलता है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। तो इसलिए चट्टानों को पृथ्वी के इतिहास के पन्ने वो कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका होगा कि चट्टानों को पृथ्वी के इतिहास के पन्ने क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है मेंस में कि चट्टानों को पृथ्वी के इतिहास के पन्ने कहा जाता है, स्पष्ट करें। तो ये तो हमारा हो गया कि पृथ्वी की एज कैसे पता लगाई जाती है, और पृथ्वी की एज को विभिन्न नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम दिए गए हैं ये हम पता करने ये हम बताते हैं, ये हम पता करते हैं, समझते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एज है उसका जो है उसे विस्तार से मैं बताया, लेकिन यहाँ पर मैं एज बताऊँगा कि किसके बाद कौन सी एज है, किसके बाद कौन सा काल है, किसके बाद कौन सा काला है। तो पृथ्वी के इतिहास और काल यानी समय। पृथ्वी के इतिहास को निम्न काल क्रम में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, कल्प में, युग में, शक में। यानी कल्प या महाकल्प ईरा कहते हैं, युग को इंग्लिश में इपोक कहते हैं और शक को इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं। और अब तक जो है पृथ्वी पर 4 पीरियड्स हो चुके हैं, 4 युग हो चुके हैं, 4 इपोक हो चुके हैं, यानी युग हो चुके हैं। प्रथम युग 60 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, द्वितीय युग 22 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, तृतीय युग 7 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, और चतुर्थ युग जो 10 लाख साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन
जो अब जो युग चल रहा है वो चतुर्थक युग चल रहा है, यानी चौथा युग चल रहा है, जो आज से 10 लाख साल पहले शुरू हुआ था। तो महाकल्प का जो विभाजन किया है, तो सबसे पहले जो पृथ्वी का समय था वो था प्री पेलियोजोइक कल्प, जो कि सबसे प्राचीन था, सबसे पुराना था समय था, पहले था प्री पेलियोजोइक नाम दिया इसका, प्री पेलियोजोइक। उसके बाद आया पेलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक, फिर आया सेनोजोइक, फिर आया नियोजोइक, फिर आया हेलोसिन। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना इतिहास में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो ऐसे ही पृथ्वी के काल हैं। पहले प्री पेलियोजोइक कल्प हुआ जो सबसे पुराना है, फिर पेलियोजोइक कल्प, फिर मेसोजोइक कल्प, फिर सेनोजोइक कल्प, फिर नियोजोइक कल्प, फिर हेलोसिन कल्प जो वर्तमान में चल रहा है। तो ये तो होगा, तो ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, आरोही क्रम में दे देगा इन्हें कि कौन सा जो है मिलान ठीक है। तो ये ध्यान से इंपॉर्टेंट प्री लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यह सीरियल वाइज याद कर लेना, प्री पेलियोजिक, पेलियोजिक, मेसोजिक, सेनोजिक, नियोजिक, हेलोसिन। फिर प्री पेलियोजिक को दो भागों में बांटा गया। जो प्री पेलियोजिक जो प्राचीन काल था, इसे दो भागों में बांटा गया, आर्कियन काल और प्री कैम्ब्रियन काल। जो फिर पेलियोजिक था, प्री पेलियोजिक है, इसे 5-6 भागों में बांटा गया, कैम्ब्रियन काल, ओडोविसियस काल, सियोरिन काल, डिवोनियन काल, कार्बोनिफेरस काल और परमियन काल। तो ये इंपॉर्टेंट ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो नहीं पूछा जा सकता है, ये भी पूछा नहीं गया। आगे बताओ क्या पूछा गया। तो ये भी सीरियल वाइज बिल्कुल याद रखना, पहला आया कैम्ब्रियन काल, फिर ओडोविसियस काल, फिर सिल्यूरियन काल, डिवोनियन काल, कार्बोनिफेरस काल, फिर परमियन काल। इन्हें क्या विशेषता है वो आगे बताएंगे हम। फिर मेसोजोइक काल को 3 भागों में बांटा गया, ट्रियासिक काल, जुरेसिक काल और क्रिटेशियस काल। ट्रियासिक काल, जुरेसिक काल, क्रिटेशियस काल, इन्हें याद रखना सीरियल वाइज। और फिर इसके बाद आया सेनोजोइक काल, जो सेनोजोइक को 5 भागों में बांटा गया, पेलियोसिन काल, इयोसिन काल, ओलिगोसिन काल, मायोसिन काल और प्लेस्टोसिन काल। पीवाईक्यू पूछा जा चुका है कि 3 काल दे दिए और 3 ये बना दिए, 3 ये बना दिए, यहाँ से उठा दिए, वहाँ से उठा दिए, ऊपर नीचे करके देखिए कौन सा मिलान ठीक है। तो ये पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, तो ऐसे तुम याद कर लेना, चाहे पीवाई को उठा कर दे लेना, शायद 2023 या 24 में पूछा जा चुका है। तो सेनोजोइक काल को 5 भागों में बांटा गया था, पेलियोसिन काल, इयोसिन काल, ओलिगोसिन काल, मायोसिन काल और प्लेस्टोसिन काल। और फिर नियोजिक काल को 2 भागों में बांटा गया, प्लेस्टोसिन काल और हेलोसिन काल। जो आज जो चल रहा है वो हेलोसिन काल चल रहा है, जो कि आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था। तो अब इनकी विशेषता देखते हैं थोड़ी थोड़ी, जो हमारे लिए एग्जाम के लिए या इम्पोर्टेंट है या फिर हमारी नॉलेज में होना चाहिए। तो वो सबसे पहला काल प्री पेलियोजिक कल्प। यह सबसे प्राचीन काल है जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी और चट्टानें बन रही थी। सबसे प्राचीन चट्टानें इसी कल्प की हैं, यानी जब पृथ्वी गर्म से ठंडी हो रही थी, उस समय को वैज्ञानिकों नाम दे दिए प्री पेलियोजिक कल्प। और इस समय जो पृथ्वी ठंडा होने से जो चट्टानें बनी हैं, उन चट्टानों को प्री पेलियोजिक कल्प में जो है वैज्ञानिकों ने रखा है। और फिर उसके बाद के जो वैज्ञानिक का नाम दिया तो पेलियोजिक कल्प। यह कल्प आज से 60 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। इस कल्प में भूपर्पट यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ था। इसी कल्प से समय की शुरुआत मानी जाती है, इसी कारण इसे प्रथम युग कह दिया जाता है। सबसे पहले जो पृथ्वी ठंडी हो रही थी, गर्म से ठंडी हो रही थी और जो चट्टानें बन रही थी, उसे कहा वैज्ञानिकों ने प्री पेलियोजिक कल्प। उसके बाद जो कल्प आया जो आज से 60 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, और पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं वो पृथ्वी का हिस्सा यानी जिसे भूपर्पट या क्रस्ट कहते हैं, स्थल कहते हैं, वो बना था, वो पेलियोजिक कल्प में बना था। और इसी समय से जब शुरुआत मानी जाती है कि जब से पृथ्वी की सतह बनेगी, तो जब से जो है वैज्ञानिकों ने मान लिया कि अब से जो समय की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ से पेलियोजिक कल्प से जो है उस समय की शुरुआत मानी जाती है, वहीं से समय जो काउंट किया जाता है उसे प्रथम युग भी कह दिया जाता है। पेलियोजिक कल्प को प्रथम युग भी कहा जाता है। जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ ना, ब्लैक से भूपर्पट क्रस्ट प्रथम युग, तो ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना वो जरूरी है। तो प्री पेलियोजिक कल्प होगा, पेलियोजिक कल्प होगा, तीसरा नियोजोइक कल्प। यह कल्प वर्तमान में चल रहा है। नियोजोइक कल्प जो है नियोजोइक कल्प जो 5 भागों में बांटा गया था, यह वर्तमान में चल रहा है। इसकी शुरुआत आज से 10 लाख साल पहले हुई थी। इसे चतुर्थक युग कहा जाता है। इसमें जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये 5 थे, हमने 5 में से 3 लिए हैं कि 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्री पेलियोजिक ले लिया, और लास्ट में जो हमने नियोजोइक ले लिया। और ये हेलोसिन जो है ये तो नियोजोइक का ही पार्ट है, तो ये तो यहाँ से हटा देना चाहिए। हेलोसिन जो नियोजोइक का ही भाग है। तो हमने प्रीपेलियोजिक, पेलियोजिक और नियोजोइक ले लिया। मोसोजोइक, सेनोजोइक इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इतना बदलाव नहीं हुआ था। तो नियोजोइक वर्तमान में चल रहा है और इसी में जो है जीवन की शुरुआत हुई थी। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है।
तो अब जो हमारा जो काल शुरू हुआ अर्कियन काल, जो कि इम्पोर्टेंट है और जो है इसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद, या फिर फ्यूचर में कहीं पूछा जा सकता है। अर्कियन काल की विशेषता बताइए। तो अर्कियन काल सबसे पुराना समय काल है। ये तो कल्प था, ये काल है। इनका जो भाग है वो ये काल है। पहले कल्प से काल बना है, ठीक है ना। कल्प के टुकड़े किए हैं तो कल्प काल बना है। तो काल की शुरुआत बात हो रही है। अगर इसमें ये कह दें सबसे पुराना है तो इसको मतलब ये मत मानना कि ये काल जो प्री-पैलियोजिक काल है। प्री-पैलियोजिक या पैलियोजिक नियोजिक काल का जो है वो भाग है, जो उन्हें बांटा गया उसमें से एक भाग है, वो अर्कियन काल है। तो अर्कियन काल सबसे पुराना समय काल है। इस समय पृथ्वी जो आग का गोला थी वो ठंडी हो रही थी और विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों को अर्कियनशील कहा जाता है। अर्कियन काल जो है पृथ्वी का सबसे पुराना काल है, प्री-पैलियोजिक का एक भाग है। अर्कियन काल सबसे पुराना काल है और जो है इससे पृथ्वी आग का गोला थी वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इस समय जो चट्टानें बनी अर्कियनशील कहा जाता है। अर्कियन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1782 में जेडी डाना ने किया था। एक वैज्ञानिक थे जेडी डाना, इन्होंने सबसे पहले अर्कियन शब्द का प्रयोग किया था। वायुमंडल किमोटिथेंसिस और फोटोथेंसिस इसी युग में उत्पन्न हुए, जिन पर जीव आधारित है। वायुमंडल वायु और जो है फोटोथिंसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, जो ये गतिविधि शुरू हुई है वो अर्कियन काल में शुरू हो गई थी और जिससे कि वर्षा शुरू हो गई थी और जो महासागरों का निर्माण आगे चल के हो गया था। अर्कियन काल में इसका आगे विशेषता है, इस समय जो अर्कियन चट्टानें बनी उन्हें अग्नि चट्टानें कहते हैं, जो ग्रेनाइट नीड्स के रूप में पाई जाती हैं। अर्कियन काल जो चट्टानें बनी उन्हें अग्नि चट्टानें कहा जाता है। अग्नि चट्टानें क्यों कहा जाता है? क्योंकि आग से बनी है, आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, इसलिए अग्नि चट्टानें कहते हैं। अग्नि चट्टानें क्या है? चट्टानों का चैप्टर हमारा पूरी क्लास हो चुकी है, वो प्ले लिस्ट में आ जाकर तुम देख सकते हो। ग्रेनाइट और नीस की मान जाता है कि चट्टान जो अर्कियन चट्टानें हैं। बॉसाल्ट को भी कह दिया जाता है कि अर्कियन चट्टानें हैं। अर्कियन क्रम की चट्टानों में लोह, सोना, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, यूरेनियम, कोरियम, सीसम, जस्ता पाया जाता है। जो अर्कियन चट्टान है उसमें लोह, सोना, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, यूरेनियम, कोरियम, सीसा, जस्ता पाया जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली अर्कियन चट्टानें जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए, जीडीपी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका दोहन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की इतनी हार्ड कठोर चट्टानें हैं और ये पृथ्वी की सबसे नीचे चली गई है। ऊपर जो अवसल चट्टानें हैं तो इनका दोहन नहीं हो पाया, इसलिए इनका कोई यूज नहीं है। इनके अंदर लोहा, सोना, तांबा, चांदी वगैरह ऐसा ही है, इनका यूज नहीं हो पा रहा, इनका दोहन ही नहीं हो पा रहा क्योंकि पृथ्वी बहुत ज़्यादा अंदर है और वहाँ तक जो है हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। अर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते क्योंकि इस समय जीवन जैसे पौधे जीव का विकास नहीं हुआ था। जो अर्कियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि इस वक्त जीव पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तो ना तो पेड़ बने थे, ना कोई मनुष्य या जानवर वगैरह इस वक्त बना था। अर्कियन महाकल्प को प्री-कैम्ब्रियन भी कहा जाता है। अर्कियन काल को प्री-कैम्ब्रियन काल भी कह दिया जाता है। दोनों ही बिल्कुल लगते हुए हैं, हालांकि अलग अलग है लेकिन बिल्कुल लगते हुए, बिल्कुल मिले हुए काल ही है। इसलिए अर्कियन काल में प्री-कैम्ब्रियन काल को भी जो है वो जोड़ दिया जाता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में यार प्री-कैम्ब्रियन काल की विशेषताएं बताइए तब भी ये लिखना है, अगर ये आ जाए अर्कियन काल की विशेषताएं बताइए तब भी ये लिखना है। इस युग की अवधि 460 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष पहले तक मानी जाती है कि आज से 60 करोड़ साल पहले या 460 करोड़ साल पहले जो है वो अर्कियन काल या प्री-कैम्ब्रियन काल जो है वो चल रहा था। इस समय बनी चट्टानों को अर्कियन युग या अर्धकालीन चट्टानें भी कहा जाता है। इस समय चट्टानें बनी थी उन्हें अर्कियन चट्टान कह दिया जाता है या अर्धकालीन चट्टानें कह दिया जाता है। अति प्राचीन चट्टानों को स्थिति एवं रूप में परिवर्तन से सिल्ट का निर्माण हुआ है। जो सबसे पुरानी चट्टानें उनके जो परिवर्तन हुआ है, कायंत्रण हुआ है, कायंत्री चट्टानें अवस्था चट्टान कायंत्रित होकर अवस्था चट्टान जो है उनमें ताप में और दबाव के कारण जो है कायंत्री चट्टान बदल जाती है। तो ऐसे जो चट्टानें थी पुरानी, वो चट्टानें जो है उनका रूप में परिवर्तन आ गया, उनके रूप बदल गए, जिन्हें आज सिल्ट कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में कैनेडियन सिल्ट पाया जाता है जो कनाडा और अमेरिका में फैला हुआ है। यूरोप में बाल्टिक सिल्ट, मध्य साइबेरिया में अंगारा सिल्ट, अफ्रीका में अफ्रीकन सिल्ट जो सबसे ऊंचा और सबसे लंबा है, और भारत में प्रायद्वीपीय सिल्ट यानी प्रायद्वीप भाग या भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, और दक्षिण अमेरिका में ब्राजीलियन सिल्ट। सिल्ट इसलिए कहते हैं इतनी कठोर चट्टान है कि सबसे ज़्यादा कठोर चट्टान ये सिल्ट चट्टानें इन्हें सिल्ट कह दिया जाता है, जो कि कैनेडियन सिल्ट है, बाल्टिक सिल्ट, अंगारा सिल्ट है, अफ्रीकन सिल्ट है, प्रायद्वीप सिल्ट और ब्राजीलियन सिल्ट है। तो ये भी मिलान करने के लिए कभी भी पीसीएस की प्री में और यूपीएससी की प्री में पूछा जा सकता है। इसे याद रखना कि कैनेडियन सिल्ट कहाँ है, बाल्टिक सिल्ट कौन से कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है। तो ये हमारा अर्कियन काल था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट युग है हमारा वो है कैम्ब्रियन युग। इस युग में स्थलीय भागों पर महासागरों का अतिक्रमण यानी महासागर बने।
जो कैम्ब्रियन युग था, इस युग में जो महासागर बने थे, यानी वर्षा हो गई थी, बारिश हुई थी, खूब बारिश हुई थी कि जो क्योंकि जो आग जो पर्वत ज्वालामुखी द्वारा हो रहे थे उनसे जो जल वाष्प था वो आसमान में पहुंच गई और फिर जो है वर्षा हुई थी। ये जो तुम पढ़ोगे साइंस तो उसमें बिल्कुल विस्तार से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे साइंस में तो हमारा इतना यूपीएससी में आता नहीं है, तो हमें तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। ज़्यादा हमें इसमें क्या बोलते हैं, इसमें पीएचडी नहीं करनी है, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो हम इतना याद रखना कैम्ब्रियन का युग में जो है वो महासागर बन चुके थे, अवसाद जमा हुए, प्राचीन अवसाद चट्टानें बनी, और जो है जो महासागर बनने के बाद यहाँ पर जो है जो क्या बोलते हैं उससे जो अग्नि चट्टानें थी वह टूटी फूटी थी, और एक जगह से दूसरी जगह पर हवाओं के द्वारा या फिर पानी के द्वारा जो इसके कण थे उन्हें लगाकर एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा करते चले गए, जिससे कि अवसाद चट्टानें बनी थी। यानी कैम्ब्रियन युग में ये तो महासागर बने, दूसरा अवसाद चट्टानें बनी। सागरीय भाग में शैवाल या अकशेरुकी यानी बिना हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। कैम्ब्रियन युग में, अर्कियन काल में कोई जीव नहीं बना, कोई वनस्पति नहीं बनी, लेकिन कैम्ब्रियन युग में जो है वो शैवाल जैसे जो जीव होते हैं और जिनके जो बिना हड्डी के होते हैं वो उनके वो बन चुके थे। यानी पूरी तरीके से एक बिल्कुल कंप्लीट जीव नहीं बना था, बल्कि शैवाल की उत्पत्ति इस समय कैम्ब्रियन युग में हो गई थी। दूसरा जो काल शुरू होता हमारा वो है ओडोविशियस युग। इस ओडोविशियस काल कह लो या ओडोविशियस युग कह दो, एक ही बात है। इस युग में समुद्र में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था। और कैम्ब्रियन युग के बाद जो है ओडोविशियस युग है, और भी युग है लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ रहे हैं। तो ओडोविशियस जो युग था कैम्ब्रियन युग के क्रम में नीचे की ओर ओडोविशियस युग बना, तो इसमें समुद्र में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था। कैम्ब्रियन युग में समुद्र बने और ये शैवाल बने, बिना हड्डी के जीव बने जिन्हें शैवाल कहते हैं, पूरी तरीके से जीव नहीं होते वो। तो ओडोविशियस युग में जो है समुद्र में रेंगने वाले जीव बन चुके थे, जो रेंग कर चलते हैं, यानी उनके पैर नहीं होते थे। इस युग में समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई, उत्तरी अमेरिका प्लेट के धंसने के कारण जल स्तर में वृद्धि हुई और उत्तरी अमेरिका प्लेट का आधा भाग जल में डूब गया था। ओडोविशियस काल में क्या हुआ कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका जो धरातल है वो जो धस गया था, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो मैक्सिको का हिस्सा है, अमेरिका का हिस्सा है ये, और पनामा से लेके वो मैक्सिको से लेकर पनामा तक जो 7-8 देश है ये सब जलमग्न हो गए थे, सब जो पानी में डूब गए थे। ओडोविशियस युग में उत्तरी अमेरिका प्लेट के पूर्व में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ था। ओडोविशियस युग में जो है एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ था। एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में मैंने बताया गया। इसी पर भारत का विश्व का भूगोल जो प्ले लिस्ट बनी हुई उसमें जो है वो है, वहाँ जाकर तुम क्लास देख सकते हो। ओडोविशियस युग के बाद शुरू हुआ था सिल्यूरिन युग। इस काल में सभी महाद्वीपों पर हलचल हुई और महाद्वीप प्रभावित हुए। जो सिल्यूरिन युग था इसमें जो प्लेट आपस में टकराई या महाद्वीप में जो हलचल शुरू हुई, हिले डुले, और महाद्वीप जो प्रभावित हुए, यानी एक जगह जो जुड़े हुए थे टूटने फूटने चालू हो गए थे इस युग में, सिल्यूरिन युग में। इस काल में समुद्र में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ। ओडोविस इस कैम्ब्रियन युग में समुद्र बने। ओडोविशियस युग में जो है समुद्र में रेंगने वाले जीव बने, लेकिन सिल्यूरिन युग में जो समुद्र में रीढ़ की हड्डी वाले जीव बनने शुरू करते हैं, हम कहते हैं मछली बन चुकी थी। मछली की उत्पत्ति जो है वो हो चुकी थी सिल्यूरिन युग में, ये लिखा हुआ है। मछलियों की उत्पत्ति हुई और प्रवाल विकसित हुए। प्रवाल क्या? मछलियों का भोजन है, मछली को भोजन मिलेगा तो क्या होगा, मछली बहुत सारी बनेगी। तो सिल्यूरिन युग में जो मछली बन चुकी थी, और सिल्यूरिन युग में इसी काल में सबसे पहले पौधा विकास हुआ था। कैम्ब्रियन युग में पौधे नहीं बने, ओडोविशियस युग में जो है पौधे नहीं बने, और सिल्यूरिन युग में जो है वो पौधे विकास हो चुका था। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जीव बने, उसके बाद जो पौधे बने। इसके बाद जो युग शुरू होता है वो डिवोनियन युग है। इस काल में मछलियों का तेजी से विकास हुआ और इसलिए इसे मत्स्य युग भी कहते हैं। क्योंकि मछलियों का विकास तेजी से क्यों हुआ, इसके जो कारण है वो ये है कि शैवाल, जो मछलियों का जो भोजन है परवाल, वो बड़ी मात्रा में था। जो मछली थी उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन मिला, उन्होंने प्रजनन किया और मछली की इतनी मात्रा हो गई, मछली को मारने वाला पकड़ने वाला कोई था नहीं, तो मछली इतनी ज़्यादा हो गई, समुद्र में मछली नजर आती थी। तो इसलिए इसे डिवोनियन युग को मत्स्य युग भी कह दिया जाता है। इसी काल में प्राचीन पर्वत बने, जैसे अपलेशियन पर्वत। डिवोनियन युग में ही अपलेशियन पर्वत बना था। अपलेशियन पर्वत कैसे बना ये मैं तुम्हें प्लेट वेट सिद्धांत में बता चुका हूँ, वहाँ जाकर देख लेना जिसने नहीं देखा। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट जो युग शुरू होता है वो है कार्बेनिफेरस युग। यह पेलियोजोइक महाकल्प का सबसे लंबा युग है। जो पेलियोजोइक महाकल्प जो चल रहा था उसका जो काल है उस कार्बेनिफेरस का सबसे लंबा काल है। इस युग में उभयचर यानी रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। कार्बेनिफेरस काल में रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जैसे कि मान लो तुम रेंग के कौन चलता है, जैसे सांप, एग्जाम्पल दिया, सांप के जैसे जीव बन चुके थे। इसी युग में बहुत ऊंची, लगभग 100 फीट ऊंची ग्लोसोपेट्रिक्स वनस्पति विकसित हुई।
100 फीट के 100 मीटर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ शुरू हो गए थे, इसका नाम पेड़ बने थे, इसका नाम ग्लोसोपेट्रिस वैज्ञानिक ने दिया है। बड़ी बड़ी वनस्पति का इसे वनस्पति युग भी कहा दिया जाता है। कार्बोनिफेरस युग में बड़े बड़े पेड़ पृथ्वी पर जम गए थे, इसलिए इसे वनस्पति युग कह देते हैं। और जो सिल्यूरिन युग है, नहीं, जो डिवोनियन युग है, इसे मत्स्य युग, कार्बोनिफेरस युग वनस्पति युग कहते हैं। मत्स्य युग वनस्पति और कार्बोनिफेरस जो है वनस्पति युग भी कह दिया जाता है। इसे जीवों का युग भी कहा जाता है। कार्बोनिफेरस काल में जो बड़ी मात्रा में जीव बने, इसलिए जीवों का युग भी कह दिया जाता है। इस युग में भ्रंशों का निर्माण हो, जिससे वनस्पति पृथ्वी के अंदर दब गई, जिससे कोयला का निर्माण हुआ। जो कार्बोनिफेरस काल था, इसमें जो मादे जुड़े हुए थे वो आपस में टूटने लगे और एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने लगे। और जो जो बीच में जो वनस्पति पेड़ खड़े हुए थे, वन खड़े थे बड़ी मात्रा में, वो टूट टूट कर पृथ्वी के अंदर जाने लगे, पृथ्वी के अंदर दब गए और कई हजार साल में जो है वो जो कोयले के रूप में आज हमें मिलते हैं। जो आज वर्तमान जो कोयला मिलता है, वो पहले बड़े बड़े पेड़ थे जो कई हजार साल पहले दब गए थे पृथ्वी के अंदर, और आज जो कोयले के रूप में हमें मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कार्बोनिफेरस युग। अगला हमारा जो युग शुरू है वो है परमियन युग। परमियन युग में क्या हुआ, इस काल में यूरोप प्रभावित हुआ। परमियन युग में जो है यूरोप प्रभावित हुआ। यूरोप में जो है जो वर्तमान जैसी संरचना है, इस संरचना में था, ये पहले किसी और संरचना में था, और ये जो है वर्तमान स्वरूप में जो अस्तित्व में आया यूरोप। जलवायु शुष्क हुई, हलचल उत्पन्न हुई, भ्रंश वाले पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे प्लेग पर्वत व जैसे पर्वत। क्या हुआ इसमें परमियन युग में, यूरोप में जलवायु शुष्क हो गई, जो गर्म जलवायु थी ठंडी हो गई, बर्फबारी हुई थी, हिम युग भी से कह देते हैं परमियन युग को। और हलचल उत्पन्न हुई, और जो पर्वत थे हलचल के कारण यानी प्लेट जब पृथ्वी के आपस में टकराई, ये दूर हटी पीछे हटी। कैसे हटी, प्लेट विवर्तन सिद्धांत में बता चुका हूँ, आप दे सकते हो। और भ्रंश वाले पर्वतों का निर्माण हुआ। भ्रंश वाले पर्वत कैसे बनते हैं, जो पृथ्वी को ऐसे नीचे को धस जाए, तो जो साइड में पर्वत बनेंगे उससे उन्हें भ्रंश पर्वत कहेंगे। या फिर कोई बाग ऊपर की ओर उठ जाए, नीचे वाले बाग जो है अपनी जगह रहे, तो ये भ्रंश के द्वारा बने पर्वत होते हैं। पर्वत ये भी जो है मैं तो बता चुका हूँ, पर्वत वाले चैप्टर में जगह तुम पढ़ लेना, भ्रंश वाले पर्वत कैसे, नवोलन द्वारा बने पर्वत कैसे होते हैं, ये बताया गया जो हमारी क्लास हुई थी अपक्ष और अपरदन, उसमें मैंने विस्तार से बताया, तुम जगह देख लेना भ्रंश वाले पर्वत, वलन वाले पर्वत क्या होते हैं। तो इस युग में जो यूरोप प्रभावित हुआ, यूरोप में हलचल शुरू हुई, जलवायु शुष्क हुई, भ्रंश वाले पर्वत बने, जैसे बलेक पर्वत और वोसेजिस पर्वत बने थे इस युग में। अगला जो युग शुरू हुआ वो ट्रियासिक काल का युग। क्या था, काल के लिए एक ही बात है, ट्रियासिक काल। इसमें विशालकाय रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, जैसे आर्कियोटेरिस जीवों की उत्पत्ति। जो ये ट्रियासिक युग था, इसमें बड़े बड़े जीव बने, जैसे एक जीव का नाम है आर्कियोटेरिस, इसे गूगल में सर्च कर रहे हैं तो आ जाएगा कौन सा जीव था आर्कियोटेरिस, बहुत बड़ा जीव था। आकाशीय व स्थलीय दोनों जीवों विकास हुआ। ट्रियासिक काल में जो उड़ने वाले जीव बने और स्थल पर चलने वाले जीव भी बने। स्तनधारी व मांसाहारी जीव बने। इस युग में जो है बंदर जैसे स्तनधारी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो जीव का विकास हुआ, मांसाहारी जीव बने, यानी मांसो खाने वाले जीव। यानी इस युग में मान लो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव बन चुके थे। इस युग में पुष्पयुक्त वनस्पति की निष्पत्ति हुई, यानी फूलों का जो फूल जिन पेड़ों में लगते हैं वो भी ट्रियासिक काल में वो पेड़ बने थे। अगला जो काल शुरू होता है जुरेसिक काल है। इस युग में मगरमच्छ के मुख के समान मछली जैसी जीवों की उत्पत्ति हुई। जुरेसिक काल तो वहाँ पर इतनी बड़ी, जैसे मगरमच्छ का मुँह होता है ना, ऐसी जैसे एक तरह का मगरमच्छ के जैसी जो है वो मछली बनी थी जुरेसिक काल में, जो आज वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। आज पृथ्वी पर से कई प्रकार के जीव जो विनष्ट प्रजाति जो नष्ट हो चुके हैं वो मिलती नहीं है, लेकिन उनके कंकाल से, उनके जीवाश्म से हम विज्ञानी अंदाजा लगाते कि पहले ये मौजूद थे। डायनासोर की उत्पत्ति हुई और पुष्पयुक्त वृक्षों की संख्या बढ़ी। जुरेसिक काल में डायनासोर के बारे में हमने सुना है ना, डायनासोर ये कल्पना है, कल्पना नहीं, ये थे। इनके जीवाश्म कनाडा में तुम जाओगे, अमेरिका में तुम्हें जीवाश्म है, हड्डियों का ढांचा है। तो डायनासोर जो बने थे पाए जाते थे वो जुरेसिक काल में मिले थे डायनासोर, जो अब नहीं मिलते। और जो जिन पेड़ों में फूल लगता है वे पेड़ जो बड़ी मात्रा में जो है इसी काल में विकसित हुए थे। खड़िया मिट्टी का विकास हुआ, इसी काल में जूरा पर्वत बना। खड़िया मिट्टी जो है इसी काल में बने जुरेसिक काल में, और जूरा पर्वत जो है अमेरिका उसमें यूरोप में, तो इसी काल में बना था जुरेसिक काल में। अगला जो काल शुरू होता है क्रिटेशियस युग है। इस युग में एंजियोस्पर्म पौधों की उत्पत्ति थी, यानी बीज वाले जो पौधे हैं वो क्रिटेशियस काल में बने थे, विकसित हुए थे। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की शुरुआत हुई। जो ठंड में जो पेड़ उगते हैं वो क्रिटेशियस काल में जो है वो ठंड में, और गर्मी में जो पेड़ उगते हैं
वो क्रिटेशियस काल में जो है वो बने थे, जैसे कि पॉपुलर और मैग्नीज शीट। इसी काल में दक्कन ट्रेप की शुरुआत हुई थी। जो क्रिटेशियस काल था, जो भारत का दक्षिण का हिस्सा, महाराष्ट्र वाला भाग है, भारत का दक्षिण का हिस्सा, दक्कन भाग, महाराष्ट्र वाला भाग, इसमें जो है अंदर से दरार में से ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे। और दक्कन ट्रेप यानी सीढ़ी जैसे, ट्रेप यानी सीढ़ी जैसी आकृति। तो तुम जाओगे कभी वहाँ पर दक्षिणी भाग में, दक्कन वाले हिस्से में, तो वहाँ पर सीढ़ी जैसी आकृति मिलेगी। तो ये क्रिटेशियस काल में यहाँ पर जो ज्वालामुखी उद्गार हुए थे और दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था क्रिटेशियस युग में। अगला जो काल शुरू हुआ था वह इयोसीन काल। इसे ज्वालामुखी उद्गार काल भी कहा जाता है। जो इयोसीन काल है इसे ज्वालामुखी उद्गार यानी इस समय जो है बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे और रेंगने वाले जीव जो विलुप्त हो गए थे। यानी इतनी बड़ी मात्रा में पृथ्वी के अंदर से आग निकली, लावा निकला, मेघवा निकला। जो जीव थे जैसे कि डायनासोर, अब तो जो जीव बने थे वो जीव जो है वो सब जो है आग में गर्म लावा में जलकर जो है नष्ट हो गए थे, मर गए थे बड़ी मात्रा में रेंगने वाले जीव जो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसी समय शायद जो है ये क्या बोलते हैं जैसे डायनासोर को जो है वो विलुप्त हो गए थे, क्योंकि भागने का मौका मिला नहीं। जहाँ भी देखे वहाँ पे पृथ्वी के अंदर से आग निकल रही है, ज्वालामुखी निकल रहा है। तो इस समय जो है जो रेंगने वाले जीव जो थे पृथ्वी के अंदर थे, जिस सांप वगैरह सब विलुप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे। इस समय खरगोश, घोड़े, हाथी आदि विशाल जटिल कोशिका वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी एक हिस्से पर तो पृथ्वी प्रकृति द्वारा या भगवान द्वारा कह लो या किसी के द्वारा घोड़े द्वारा कह लो जीवों को समाप्त किया जा रहा है, तो पृथ्वी दूसरे हिस्से पर जो है घोड़ जो है खरगोश, घोड़े, हाथी जैसे विशाल जटिल कोशिका वाले जीव जो है वो बना रहा था, यानी बन रहे थे। ये था इयोसीन काल। अलग जो काल है वह ओलिकोसिन काल। इस काल में वृत्त हिमालय का निर्माण हुआ। ओलिकोसिन काल जो था इसमें हिमालय बना था। पृथ्वी का जो भारत का प्रायद्वीप हिस्सा था जो अफ्रीका से लगा हुआ था, यहाँ से टूटा और जो एशिया की प्लेट तरफ बढ़ा और उससे टकराया, अवसाद ऊपर उठा और हिमालय बना था, वृत्त हिमालय बना था ओलिकोसिन काल में। और जो काल है मायोसिन काल, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ और शार्क मछली की उत्पत्ति। जो मायोसिन काल थे इसमें मध्य भारत के बीच का हिस्सा मध्य हिमालय, ये लघु हिमालय जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश शामिल है, ये जो हिमालय बना था वो मायोसिन काल में बना था। और जो वृत्त हिमालय है जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है, इसमें केटू जो पर्वत श्रृंखला है वो जो बना था ओलिकोसिन काल में बना था। और जो शार्क मछली जो बनी थी, शार्क मछली का जो विकास हुआ था समुद्र में, वो मायोसिन काल में हुआ था। इसके बाद जो काल शुरू हुआ पलायोसिन काल था। इस काल में शिवालिक हिमालय निर्माण हुआ। अगला जो काल शुरू हुआ उसमें शिवालिक यानी पलायोसिन काल तो जो है पूरा हिमालय बनकर तैयार हो चुका था। पहले वृत्त हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना, फिर शिवालिक हिमालय बना। शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश वाला और जो है उत्तराखंड का नीचे वाला जो भाग है वो शिवालिक हिमालय है। हिमालय क्या है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये रखिए तुम्हारी बुक, इसके सारे नोट्स और नोट्स से भी ज़्यादा बहुत कुछ वो तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद तुम ये बुक पढ़ लेना जो मेरे पढ़ाने के बाद, जब मैं तुम्हें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसके बाद इस बुक पढ़ना, ये बिल्कुल कबाड़ा बुक लेके तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो पलायोसिन काल में जो है शिवालिक हिमालय बना। मानव के पूर्वजों का विकास हुआ। जो मानव के पूर्वज माने जाते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, होमो सैपियंस, होमो इरेक्ट्स जो है वो पलायोसिन काल में ही बने थे। और 33 भूसन्निधि से विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। जो मैदानों का निर्माण हुआ है, जो मैदान बने पृथ्वी पर, पलायोसिन काल में ही बने थे। अगला जो काल शुरू हुआ था वो हेलोसिन युग शुरू होता है। यह युग आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ। जो हेलोसिन युग शुरू हुआ तो आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। और हम ये कह सकते हैं कि आज जो है हेलोसिन युग ही चल रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें आग का निर्माण हुआ, यानी आग का निर्माण हुआ। हम ये कह सकते हैं इस युग में, हेलोसिन युग में मानव ने आग को जलाना सीख लिया था। और होमो सैपियंस जीव कौन सा जीव, वो जीव है जो वर्तमान मानव है इसके पूर्वज माने जाते हैं होमो सैपियंस, जो कि एक पूरा डेवलप मानव माने जाते हैं, यानी समझदार मानव जिसके अंदर समझ बूझ हो, वो होमो सैपियंस थे, हमारे पूर्वज थे। वो होमो सैपियंस का जो विकसित हुए थे वो हेलोसिन युग में आज से 10,000 साल पहले शुरू हुए थे। और इस मानव ने कृषि कार्य शुरू किया और आग का निर्माण जो है वो हेलोसिन युग में शुरू हो चुका था। हिस्ट्री में तो मैं पढ़ाऊँगा और जियोग्राफी में थोड़ा सा पार्ट है हमारा वुमेन जियोग्राफी, तो उसमें भी होमो सैपियंस, होमो इरेक्ट्स, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा इसी प्ले लिस्ट में। तो 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक का काल नवपाषाण काल कहा जाता है। तो एक काम बात थोड़ी, ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। एक तो होता है ईसवी और एक होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी
जो क्रिसमस थे, जो ईसा मसीह थे, इनके जन्म से पहले की जो तारीख थी वो ईसा पूर्व है, उससे कहेंगे ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय हुआ, जो घटना घटी, उसके आगे में लगाएंगे ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से पहले। और जो ईसा मसीह के बाद, ईसा मसीह के बाद जो काल शुरू हुआ, समय शुरू हुआ, उसका आगे लगाते हैं ईस्वी। तो ये समझ में आ जाएगा। और जो ईसा पूर्व में जो वो घटाया जाता है, ईस्वी में जो घटाया जाता है, जैसे कि 10,000 साल, 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक, तो ये क्या हुआ, ये घट रहा है, इसमें घटाया जाएगा और इसमें बढ़ाया जाएगा। जैसे कि 2000 से लेकर 2021 तक ईस्वी में बढ़ाया जाएगा, ईसा पूर्व में जो है घटाया जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक का काल नवपाषाण काल, यानी 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक जो 5,000 वर्ष का जो समय था, उससे हम कहा, उसे क्या है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है, मध्यपाषाण काल क्या है, पुरापाषाण काल क्या है, प्रागैतिहासिक का काल क्या है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, पढ़ाऊंगा। टेंशन मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ो। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोनों तक अन्य लोगों तक पहुँचाओ और जल्द से जल्द जो है इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ो, ताकि सबको पता लगे नोट्स के द्वारा क्लास चल रही है। और ऐसे ही तुम नोट्स बना लो। नोट्स कैसे बनाना, इंटर बिल्कुल खत्म। और फिर इस नवपाषाण काल के बाद शुरू हुआ तामर काल, सॉरी इसे ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, तो लिख लेना तामर काल या ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है, पाषाण काल अर्थ होता है पत्थर, यानी नव ऐसा काल जिसमें मानव पत्थरों का प्रयोग करता था, उसे हम कहते हैं नवपाषाण काल। और उसमें नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल हुआ, इनके अलग विशेषता तुम्हें हिस्ट्री में बताऊंगा। थोड़ा सा बताया जाए, पाषाण काल की कहते हैं कि पत्थरों प्रयोग होता था। 5,000 साल से 5,000 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व काल ताम्र काल हुआ था, ताम्रपाषाण काल। यानी इससे मानव जो है ताम्र पाषाण, यानी तांबे का और कांसे का और क्या बोलते हैं पत्थरों का साथ साथ यूज करता था, तो समझे ताम्रपाषाण काल। 5,000 से 2700 ईसा पूर्व काल था। 2700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व काल जो था कांस्य युग था। यानी इस समय मानव ने जो है इतना तरक्की कर ली थी, वो तांबे के साथ कांसा मिलाकर यूज करने लगा था। तो 2700 से 1800 ईसा पूर्व काल को कांस्य युग कहा जाता है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता आती है। 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल था। वैदिक संस्कृति आर्य यानी भारत जो है कब अस्तित्व में आया, बहुत पहले अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन भारत में जो वैदिक जो आर्य आए वो 1800 से 600 ईसा पूर्व में आ चुके थे। तो ये हमारे पृथ्वी का ये बिल्कुल कंप्लीट इतिहास हो चुका है। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने जो है नोट्स बना लेना। अब तुम्हें कहीं पर भी भारत पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट रखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने नोट्स बना लेना। ऐसे यहाँ से लो, जैसे नोट्स बने हुए हैं ऐसे नोट्स बनाना है इसके। अगर कोई डाउट हो किस चीज़ में तो कमेंट में बता सकते हो, मैं तुम्हारा डाउट जो वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये रिकॉर्डेड क्लास डाली जा रही है, क्योंकि हमारे पास जो है वाईफाई वगैरह, वाईफाई बोर्ड वगैरह और इतने मैं ये नहीं मान रिसोर्स नहीं है कि जो लाइव क्लास चला सकें। तो अगर आप लोगों की दुआ बन रही तो जल्द ही लाइव फेस टू फेस मिलेंगे। यूपीएससी क्या पीसीएस फ्री में नोट्स के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। इसके स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स ऐसे बनाना, और नोट्स अपने हाथ से बनाया करो। और नोट्स ऐसे हो कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए नोट्स का एक शब्द तुम्हें पता हो। ये मैं अक्सर बोलता हूँ, नोट्स ऐसे बना लिए, क्या लिख रहा है पता है, इसके असर के ऊपर से जा रहा है, तो इसमें टफ वर्ड है, उनको मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। और मैं बिल्कुल एक एक वर्ड जो तुम्हें समझाता हुआ चल रहा हूँ। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अपने ऐसे ही जो है वो नोट्स बना लेना, खुद से अपने हाथ से बनाया करो, एक हैबिट होगी। यूपीएससी में जो सबसे इम्पोर्टेंट और मुझसे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं कहूँगा कि आंसर राइटिंग, लेखन कला सबसे इम्पोर्टेंट है। और लेखन कला तभी डेवलप होगी जब तुम खुद के नोट्स बनाओगे, बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे। दूसरे के नोट्स से क्या पढ़ना, दुनिया को अपने नज़रिए से देखो, दूसरे के नज़रिए से क्या देखना, क्या पता उसका नज़रिए से ये गलत है। दुनिया को अपने नज़रिए से देखो, यानी अपने नोट्स अपना स्वयं बनाओ। दूसरे से के नज़रिए से बहुत दिन चल गए, अब नहीं चलना भाई, जितना चलना था चल लिए। ये स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स खुद बनाओ। और ये नोट्स बनाने के बाद जो तुम्हारे पास बुक है, पहले नोट्स पढ़ना समझना, फिर बुक पढ़ना। अगर बुक कबाड़ा ना नज़र आए, बुक कबाड़ा की बुक में कुछ नहीं दिया, बिल्कुल कबाड़ा, बिल्कुल आसानी समझ में आ रहा है, तो चैनल को शेयर करके और लेकर निकल दूसरों को भी बताना इसके बारे में। जल्द से ज़्यादा जो है चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि उन लोगों को तक भी जो है ये क्लास पहुंच सके
जो लोग जो है यूपीएससी IAS की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जो डायरेक्शन ठीक नहीं है उनकी, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से फंस रहे हैं पता ही नहीं है। और आप जो है PY को उठा लेना एक बार, अगर PY की सोल्व हो रहे हैं तो इसके लिए जो है एक तुम्हारी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट यही होगा कि तुम इस चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। और पूरा कंप्लीट जो है, अगर कोई प्रॉब्लम ना आई तो पूरा कंप्लीट जो है वो कोर्स में कराऊंगा तुम्हारा इस पर। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आखिरी चैप्टर ये हमारा जो है सेकंड लास्ट था, और आखिरी हमारा जो चैप्टर बचता है वो होगा अक्षांश और देशांतर रेखा है। तो उस चैप्टर में मिलते हैं। उम्मीद है तुम्हें नोट्स की क्लास तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगी, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी, और अन्य लोगों को भी पहुंचाओ इस वीडियो को। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।